हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डियर मैंक सर पर। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आप सबकी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके की क्लास यहाँ पर चलने जा रही है। हमारी आपसे मुलाकात लगभग 2 दिनों बाद हो रही है और हम जो है क्लास ही अटेंड नहीं करना चाहते थे, क्योंकि कुछ ऐसे लोगों के कमेंट आ रहे थे जो कि मुझे मजबूर कर रहा था कि भैया आप क्लास ही ना लीजिए। लेकिन आपके एग्ज़ाम के बस 2 ही दिन शेष रह गए हैं, तो मैं नहीं चाहता कि आपके इम्पोर्टेंट जो प्रश्न मैंने बनाकर रखे हैं वो आप सभी से मैं शेयर ना करूं। लेकिन भैया, जो मेरा ना आने का फैसला था उसका रीज़न है आप लोगों के कमेंट। ठीक है, कुछ ऐसे लोगों के कमेंट थे जो कि मुझे मजबूर कर रहे थे कि हम यहाँ पे क्लास आपका ना अटेंड करें। लेकिन ठीक है, मैंने भी सोचा कि 2 दिन बचा है और हम जो आपको बताना चाहते हैं इम्पोर्टेंट प्रश्नों को, और अगर ये ना बताते तो मुझे भी एक खुन्नस रहता अंदर, एक जो है पछतावा रहता थी कि ये इम्पोर्टेंट जो प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको नहीं बता पाया आपके सही समय पर, मतलब जब आपको ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन जो कुछ ऐसे लोग हैं कमेंट करते हैं कि सर क्लास में बकवास ज़्यादा होती है और पढ़ाई कम होती है, तो उसका रीज़न भैया आप ही सभी लोग हैं। आप ही सभी लोगों का मतलब जितने भी लोग जुड़े हैं इनमें से कुछ ऐसे भी लोग शामिल हो जाते हैं जो कि क्लास को डिस्टर्ब करते हैं फालतू के कमेंट करके। तो भैया, आज से हम आपके मतलब जितने भी दिन बचा है 2 दिन, एक भी स्टूडेंट का, एक भी मेरे दोस्त का मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं करूँगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम काफ़ी करीब है और फालतू के यहाँ पर मैं बहसबाजी नहीं चाहता हूँ। तो आपको शांति से यहाँ पे पढ़ना है, एक भी क्लास, एक भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है। ठीक है, रिप्लाई की उम्मीद मत रखिएगा, बस पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान से देखिए। ठीक है, गुड मॉर्निंग सभी को, जितने भी लोग जुड़ गए हैं सभी को मैं गुड मॉर्निंग कहता हूँ। और आप सभी को क्लास को शेयर कर दीजिए भैया, क्लास को शेयर करना ना भूलिए। यहाँ पर देखिए आपसे क्या बात हो रही है। पौधे के नरम हिस्से में उपस्थिति अपेक्षाकृत पतली कोशिका भित्ति और अंतर कोशिकीय स्थान के साथ अनिर्दिष्ट जीवित कोशिकाओं से बना होता है। अब आपको बताना है यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, जटिल अस्थाई ऊतक या आपका ऑप्शन नंबर दूसरा। भैया सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। भैया मैं आपको इतना हिंट दे रहा हूं, इन्हीं दो में से कोई आपका एक सही है। भैया सभी लोग बताइए, अब आप सभी को बहुत ही आसानी होगा ये प्रश्न बताने में। तो भैया यहाँ पर जितने भी साथियों ने, जी हाँ, पेरेंट क्लाइम बताया है, बिल्कुल भैया आप सभी लोगों ने यहाँ पर बिल्कुल राइट ऑप्शन का चुनाव किया है। जी हाँ भैया, इसे राइट करके आप अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाइए। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार होने वाला है, सभी लोग बताइए इसे। यहाँ पर बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं सही कथन कौन सा है। सोना तथा चांदी तन्य नहीं होते हैं। कौन कहता है तन्य नहीं होते हैं? सोना और चांदी दोनों ही तन्य होते हैं। वहीं पर बात करें भैया, फास्फोरस तथा नाइट्रोजन तन्य होते हैं। कौन कहता है भैया तन्य होते हैं? ये बिल्कुल भी तन्य नहीं होते हैं। ये जो है बिल्कुल भी तन्य नहीं होते हैं। तो पहला ऑप्शन भी गलत है, दूसरा ऑप्शन भी गलत है। वहीं पर यदि हम बात करें सल्फर तथा फास्फोरस धनात्मक होते हैं, तो भैया ये भी आपका गलत है। ठीक है, ये भी पॉइंट आपका गलत है। अब बात कर लेते हैं तांबा तथा प्लेटिनम तन्य होते हैं। जी हाँ भैया, बिल्कुल आप सभी का यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन जो है, तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है तांबे की और एल्युमिनियम की। तो भैया तांबे और एल्युमिनियम की यदि हम बात करेंगे, तांबे और एल्युमिनियम की यदि हम बात करेंगे, तो दोनों जो है नमनीय होते हैं। नमनीय का मतलब होता है तन्य होते हैं, मुलायम होते हैं। यदि हम तांबे और प्लेटिनम में केवल प्लेटिनम की बात करें, केवल किसकी बात करें? प्लेटिनम की बात करें, तो प्लेटिनम जो होता है वह सोने और चांदी से भी, जी हाँ भैया, सोने और चांदी से भी अगर इसकी तुलना करें प्लेटिनम की, तो ये उससे भी अधिक लचीला होता है। तो इस प्रकार आपको ध्यान में रखना है भैया, शुद्ध धातुओं में जो है सबसे अधिक तन्यता जो है किसमें पाई जाती है? प्लेटिनम में पाई जाती है। तांबा तो होता ही है, उसके साथ ही प्लेटिनम सबसे अधिक लचीला होता है। तो यहाँ पर जितने भी साथियों ने ऑप्शन नंबर तीसरे का चुनाव किया है भैया, तीसरे का चुनाव जितने भी लोगों ने किया है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और प्लेटिनम काफी महंगा धातु है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है।
ठीक है, सिल्वर कलर का ज्यादातर ये आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, ध्यान से देखिए और बताने का प्रयास कीजिए। बहुत ही शानदार भैया, क्लास को शेयर करते हुए चलिए, जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हैं भैया, आप सभी लोगों को क्या करना है, क्लास को शेयर कर देना है। ठीक है, फटाफट आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। ठीक है, बहुत ही शानदार भैया। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, बैंक में जमा की गई रकम जिसे पूर्व निर्धारित समयावधि से पूर्व आहरित नहीं किया जा सकता है, उसे कहते हैं, बताइए। समयावधि मतलब समय से पहले जो है आहरित नहीं किया जा सकता है, उसे हम लोग कहते हैं चालू खाता, बचत खाता, या आपका सावधि जमा, या आप सभी का बिना लाग लपेट का खाता। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही कटबैठिया टाइप का ये प्रश्न है, सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर आप सभी का जो राइट आंसर हो जाएगा भैया, तीसरा वाला, जितने भी लोगों ने बताया है, बैंक में जमा हुआ धन जिसे पूर्व निर्धारित समय अवधि से पूर्व नहीं निकाला जा सकता है। जी मेरे भाई, जितने भी साथियों ने सावधि जमा को चुना है, बिल्कुल आप सभी लोग राइट कर लीजिए इसे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाइए भैया, दिनेश कोरी। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, उपाय एवं युक्तियां आरबीआई के द्वारा प्रावधान किए गए अग्रिमों का भार है। केंद्र सरकार के लिए, बैंकों के लिए, राज्य सरकार के लिए, नाबार्ड के लिए, सभी साथियों को बताना है, यहाँ पे राइट आंसर का चुनाव करना है मेरे भाई। चलिए जितने भी साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर किसका चुनाव किया है, तीसरे का चुनाव किया है भैया, राज्य सरकार के लिए भैया, बिल्कुल आप अपनी जगह करेक्ट हो जाएंगे। बहुत ही शानदार भैया, आप सभी को पता होना चाहिए भैया, इसमें जो टोटल अवधि होती है वो 90 दिनों की होती है भैया। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, ध्यान से देखिए और बताने का प्रयास कीजिएगा, एक भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना है। बहुत ही शानदार आपका अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न संघीय सरकार के करों में से कौन सा सर्वोच्च वार्षिक आमद देता है? सीमा शुल्क, आबकारी शुल्क, कॉर्पोरेशन कर, या आयकर, या संपत्ति कर, इंटरेस्ट कर तथा उपहार कर। नहीं, वॉइस नहीं आ रही थी, एक मिनट भैया, आपको मैं फिर से बता देता हूं इसके बारे में, वॉइस नहीं आ रही थी। यदि हम बात करें संघीय सरकार के करों में से कौन सा सर्वोच्च वार्षिक कर आमद देता है, तो यहाँ पर कॉर्पोरेशन कर तथा आयकर, जितने भी साथियों का ऑप्शन है भैया, बिल्कुल आप सभी लोग अपनी जगह करेक्ट हो जाएंगे। और वहीं पर निगम कर जो होता है, ये गवर्नमेंट द्वारा दिया जाने वाला सबसे अधिक कर होता है, सर्वोच्च कर माना जाता है, जो कि 39% दिया जाता है, तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने ये है, निम्नलिखित में से किसका संबंध पंचायती राज्य से है? चलिए भैया सभी को बताना है, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट भैया आप सभी लोग जो है
कमेंट करते हुए चलिए भैया। यहाँ पर देखिए काफी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर जो भैया यहाँ पे तीसरे को बलवंत राय समिति भैया, बिल्कुल आप सभी का राइट हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा ध्यान में रखना है आप सभी को, सन 1957 ईस्वी में नियुक्त बलवंत समिति के लिए 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की जो है स्थापना की गई थी, जिसमें आप सभी को ये चीज ध्यान में रखना है, तीसरा वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्न में से क्या व्यक्ति स्वतंत्र का संरक्षण करता है? बताइए, निम्न में से क्या व्यक्ति स्वतंत्र का संरक्षण करता है? तो आपके ऑप्शंस दिए गए भैया, अधिकार परीक्षा, या भैया आपका परमादेश जिसे हम लोग मेंडावश कहते हैं, या बंदी प्रत्यक्षीकरण, या आप सभी का सर्टी ओररी। सभी साथियों को बताना है। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर तीसरे का चुनाव किया भैया, 62 नंबर प्रश्न, बहुत ही शानदार भैया। आप सभी बिहार वालों के लिए बहुत ही ज्यादा मस्ट इंपॉर्टेंट ये क्लास चल रही है, तो क्लास को शेयर करना ना भूलें। चलिए, शून्यकाल क्या है? जब विपक्ष के प्रस्तावों पर विचार होता है, जब सबसे अधिक महत्व के विषयों को उठाया जाता है, या भैया प्रातःकालीन तथा अपराह्न सत्रों के बीच का अंतराल होता है, या आप सभी का लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। आपको बताना है शून्यकाल क्या होता है। चलिए फटाफट बताइए। तो आप सभी को ध्यान में रखना है दूसरे वाले ऑप्शन को। क्या? जब सबसे अधिक महत्व के विषयों को उठाया जाता है। देखिए, संसद में शून्यकाल जो होता है वो दोपहर के समय, मतलब 12 बजे से आरंभ होता है। कब आरंभ होता है भैया? 12 बजे से आरंभ होता है। जिसमें क्या होता है मेरे भाई? जिसमें सदस्य उन महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाते हैं जिन्हें विलंबित नहीं किया जा सकता है भैया, जिसका बिल्कुल भी इंतजार नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल आप सभी को दूसरा वाला टिक कर लेना है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय निम्न में से कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है, राज्यसभा का अध्यक्ष सभापति करता है, या वित्त मंत्री करता है? तो कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? तो यहां पर देखिए सभी लोग ऑप्शन नंबर दूसरे को लोकसभा का अध्यक्ष, जितने भी साथियों ने बताया भैया, बिल्कुल आप सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा लागू की गई थी? इसके बारे में मैंने आपको बताया भैया, राजा अकबर जी। भैया राजा अकबर ने जो है ये मनसबदारी प्रथा को लागू किया था। आपको ध्यान में रखना है कि अकबर द्वारा ये जो है मनसबदारी प्रथा को जो है मुगल साम्राज्य में इसी की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी भैया? सन 1595 से 1596 ईस्वी के बीच में जो है इस प्रथा को जो है चलाया गया था, शुरू किया गया था, और राजा अकबर जो है इसके मुखिया माने जाते हैं। और आप सभी को ये चीज बहुत ही ध्यान से देखना है, ठीक है। अच्छा, मनसब ये क्या है? मनसब ये अरबी भाषा का शब्द है, इसे आप लोग समझिएगा। ये जो मनसब है ये अरबी भाषा का शब्द है, इसे भी आप सभी लोग ध्यान में रखिएगा भैया। तो यहाँ पर जितने भी साथियों का पहला वाला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, मनसब का अर्थ क्या होता है? मनसब अरबी शब्द है, अरबी भाषा है, इसका अर्थ होता है रैंक या स्थिति। इसका मतलब हुआ कि यह प्रणाली सरकारी अधिकारी का रैंक जो है ये निर्धारित करता था। ये जो है अकबर के समय से ये प्रथा शुरू हुई। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह कौन सा है? हड़प्पा, लोथल, धोलावीरा, या भैया आपका सुरकोटरा? तो आप सभी लोग बताइए। तो यहां पर देखिए, सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह, जितने भी साथियों ने यहां पर लोथल को चुना है भी आप बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, सही काल क्रम का अनुपात जो अनुक्रम है वो आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन से भैया सामुदायिक अवार्ड, साइमन कमीशन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, या गांधी इरविन समझौता। बहुत ही शानदार प्रश्न आप सभी के सामने है, इसे बताने का प्रयास करें, बिल्कुल भी स्किप करने का प्रयास नहीं करेंगे, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है। देखिए यहां पर यदि हम बात करते हैं साइमन कमीशन की, जी हाँ भैया, साइमन कमीशन की यदि हम बात करते हैं तो यह भारतीय संविधान की कार्यप्रणाली पर जो रिपोर्ट होता है वही चीज प्रस्तुत करता था संसद आयोग को, ठीक है। तो यहां पर जितने भी साथियों को नहीं पता है वो लोग जान ले। यहां पर आप सभी का जो साइमन कमीशन है ये सन 1927 ईस्वी से रिलेट करता है।
कब भैया, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स मैं आपको बताया, इसे भी आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। 1927 ईस्वी में रिलेट करता है। वहीं पर यदि हम प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात करें भैया, प्रथम गोलमेज सम्मेलन की यदि हम बात करें तो ये आपका सन 1930 ईस्वी से रिलेट करता है। आपको कालक्रम के अनुसार से चुनना है, तो हम क्रम से ही चल रहे हैं। पहले क्या मैंने बताया, पहले क्या बताया, साइमन कमीशन जो कि सन 1927 ईस्वी से आपका माना जाता है, और प्रथम गोलमेज सम्मेलन सन 1930 ईस्वी, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। वहीं पर भैया यदि हम बात करें किसकी भैया, वहीं पर यदि हम बात करें यहां पर गांधी इरविन समझौते की, तो भैया ये जो समझौता है, जितने भी साथियों को नहीं पता है आप सभी लोग ध्यान से सुन लीजिए, सन 1931 ईस्वी ये माना जाता है भैया इसकी अवधि। तो यहां पर आप सभी का क्या बचा लास्ट में, सामुदायिक, जी हाँ, यहाँ पर सामुदायिक, यहाँ पर अवार्ड जो है ये इसका संबंध माना जाता है। 16 अगस्त से इसकी शुरुआत हुई, और ये डेट भी आपको ध्यान में रखना 16 अगस्त, और साथ ही साथ आपको सन भी याद रखना है 1932 ईस्वी से इसकी शुरुआत जो है मानी जाती है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारा क्या आ रहा है, सबसे पहले 1927 आ रहा है, मतलब कि बी। फिर उसके बाद कौन सा है पक्षी, तुम भी पढ़ने आ गए, चलिए बताइए भैया, बी आ गया। फिर उसके बाद 1930 मतलब कि क्या आ गया भैया, सी आ गया। फिर आपका 1931 मतलब कि डी आ गया, और फिर लास्ट में आपका ए आता है 1932। तो जितने भी लोगों ने बी सी डी ए, जी हाँ भैया, कौन सा जोड़ा सही लग रहा है, तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर डी का चुनाव किया है, बिल्कुल आप अपनी जगह सही हो जाएंगे मेरे भाई। चलिए बहुत ही शानदार, अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, ध्यान से देखिए और बताने का प्रयास कीजिए। भारत ने पुर्तगालियों से गोवा मुक्त कराया था। अरे वाह क्या बात है, बहुत ही शानदार प्रश्न है भैया। गोवा जो कि भारत का सबसे छोटा राज्य है और बहुत ही खूबसूरत ये शहर है, और आप सभी को पता होना चाहिए हमारे भारत में सबसे ज्यादा नगर, सबसे ज्यादा शहरी क्षेत्रों की बात करें तो सबसे ज्यादा शहर आपके गोवा में है। गोवा में गांव की संख्या बहुत कम है। यदि हम परसेंटेज में बताएं तो गोवा में लगभग 62% आपको शहरी क्षेत्र मिलेंगे। जी हाँ भैया, शहरी क्षेत्रों की यदि हम बात करें तो 62% शहरी क्षेत्र मिलेंगे, और ग्रामीण क्षेत्रों की यदि हम बात करें तो लगभग आपको जो है 38% ग्रामीण क्षेत्र मिलेंगे, जो कि शहरों की तुलना में काफी कम है। वैसे भारत में सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र कौन से राज्य में है, तो भारत में सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र आपको उत्तर प्रदेश में मिलेंगे, और दूसरे पर भैया आपका बिहार जो आता है, ये ग्रामीण क्षेत्रों के मामले में दूसरे स्थान पर है। तो यहां पर अब बात करते हैं पुर्तगाली, ये व्यापारी लोग हुआ करते थे। इन्होंने जो है 1498 ईस्वी में भारत में एंट्री मारा, और आपको पता होना चाहिए 1601 ईस्वी में इन्होंने व्यापार शुरू कर दिया, और इनका गोवा पर कब्जा हो गया था। अब बताना है आप सभी को ये कब्जा से मुक्त कैसे हुए, तो जी हाँ, किस सन में हुए, तो भैया दिसंबर का महीना था, 18 से 19 दिसंबर। जी हाँ भैया, अब आप लोग कहेंगे भैया कि यहाँ पे सन क्या है, तो सन 1961 को राइट कर लीजिए, और 18 से 19 दिसंबर के दिन जो है पुर्तगालियों से गोवा को मुक्त कराया गया सन 1961 ईस्वी में भैया, 18 से 19 दिसंबर भैया, ठीक है, दिसंबर, इसे भी ध्यान में रखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक खगोलीय इकाई निम्न के बीच औसत दूरी होती है, पृथ्वी तथा सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा, बृहस्पति तथा सूर्य, या प्लूटो तथा सूर्य। सभी साथियों को बताना है यहाँ पे आप सभी का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही शानदार यहाँ पर ये आप सभी का प्रश्न है, बताइए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें एक खगोलीय इकाई की, तो यहाँ पर जितने भी साथियों ने सूर्य और पृथ्वी के मध्य की औसत दूरी को बताया है, जो कि आप सभी का बिल्कुल यहां पर रिलेट करता है ऑप्शन नंबर पहला वाला। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने में अधिकतम समय लेता है, पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल या शुक्र। ध्यान से समझिएगा, कौन सा ऐसा ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा करने में अधिकतम मतलब सबसे ज्यादा समय लेता है। पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर जो है 365 दिनों में पूरा कर लेता है, जिसे हम लोग पृथ्वी पर मानते हैं कि एक वर्ष पूरा हो गया।
1 वर्ष पूरा हो गया। वहीं पर यदि हम बात करें बृहस्पति, जो कि हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, आप सभी को पता होना चाहिए, यहां पर आपका जो दूसरा वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाकी यहां पर जो है मंगल की भी बात कर लेते हैं और शुक्र की भी बात कर लेते हैं। तो मंगल और शुक्र को जो है एक दूसरे को आप सभी को समझना है भैया। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहते हैं, ये चीज मैंने आपको कई बार बताया है, तो ये चीज आप सभी को बिल्कुल ध्यान में रखना है। जी हाँ भैया, ये चीज आप सभी को बिल्कुल ध्यान में रखना है। और आप सभी को यहाँ पर ये ध्यान में रखना है भैया, बुध ग्रह के बारे में, बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह जो है ये सूर्य का चक्कर बहुत ही तीव्र गति से लगाता है, मात्र 88 दिनों में यह सूर्य का चक्कर पूरा कर लेता है। तो ये चीजें भी आप सभी को ध्यान में रखनी है। चलिए, शुक्र ग्रह के बारे में मैंने आपको बताया कि ये जो है पृथ्वी की जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि जो शुक्र ग्रह होता है, शुक्र ग्रह मान लीजिए ये है और ये आपकी पृथ्वी है, तो शुक्र ग्रह का जो व्यास होता है वो भैया दोनों शुक्र ग्रह और पृथ्वी का जो व्यास होता है, व्यास का मतलब क्या होता है, जैसे कोई केंद्र बिंदु है किसी वृत्त का और वहां से एक रेखा गुजार देते हैं तो वो व्यास होता है। तो दोनों का व्यास समान होता है, मतलब ये मान लीजिए आपका अर्थ है और ये आपका मंगल ग्रह है भैया, ये आपका मंगल नहीं, शुक्र ग्रह, इसे यस से प्रदर्शित कर देते हैं। तो ये अर्थ है, ये आपका शुक्र ग्रह है, दोनों का जो व्यास है समान होता है, इसीलिए इनका आकार भी समान होता है, इसीलिए इनको जुड़वा बहन भी कहते हैं। और शुक्र ग्रह को जो है हम लोग कहते हैं भोर का तारा या भैया सांझ का तारा। चलिए, यहाँ पर आप सभी को जो है राइट क्या कर लेना है, जितने भी साथियों ने यहाँ पे दूसरे वाले ऑप्शन का चुनाव किया है, पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल और शुक्र में बृहस्पति ग्रह को भैया बिल्कुल करेक्ट है, सबसे अधिक समय लगाता है सूर्य का चक्कर पूरा करने में, क्योंकि ये सूर्य के काफी दूरी पर है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, नगर शासन का कौन सा प्रकार छोटे शहरी क्षेत्रों का नियंत्रण करती है? नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम या इनमें से कोई नहीं? सभी को बताना है नगर प्रशासन का कौन सा प्रकार छोटे शहरी क्षेत्रों का नियंत्रण करती है। जी हाँ भैया, छोटे शहरी क्षेत्रों का नियंत्रण करती है। सभी साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरे का चुनाव किया है, नगर पालिका परिषद। बिल्कुल आप लोग यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, यदि आप तूतीकोरिन मतलब कि पारादीप, कांडला तथा मंगलोर जाते हैं तो आपको निम्न में से होकर जाना पड़ता है? तमिलनाडु से, उड़ीसा से, गुजरात से या केरल से? तो भैया हमें जाना पड़ता है। जितने भी लोगों ने केरल बताया भारत के दक्षिण राज्य, बिल्कुल आप लोग राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का आदान प्रदान सूक्ष्म छिद्रों से होता है, ये छिद्र क्या कहलाते हैं? हरित लवक या भैया आपका रंध्र या आप सभी का पण हरित या रिक्तिका? सभी साथियों को बताना है भैया। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर रंध्र का चुनाव किया है, बिल्कुल आप सभी लोग अपनी जगह करेक्ट हैं। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। भारत के उत्तरी मैदानों के बृहद क्षेत्र में प्रसारित मृदा को हम लोग क्या कहते हैं? लाल मृदा, काली मृदा, लैटेराइट मृदा या जलोढ़ मृदा? सभी साथियों को बताना है उत्तरी मैदानों के बृहद क्षेत्रों में, मतलब बड़े क्षेत्रों में। तो यहां पर आप सभी का जो राइट आंसर हो जाएगा भैया, जलोढ़ मृदा कहा जाता है। ठीक है, चलिए शानदार। यहां पर आप सभी का, यहां पर जितने भी लोगों ने जलोढ़ मृदा को बताया है, बिल्कुल भैया आप लोग यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आप सभी को एक चीज और ध्यान में रखना है, भारत में लगभग 45.6% भाग में जो है ये मृदा पाई जाती है। भारत में जो है लगभग 45.6% भाग में जो है इस मृदा को जो है पाया जाता है। तो ये चीज आप सभी को बिल्कुल ध्यान में रखना है। इतने हिस्से पर जो है, भारत की धरती के इतने हिस्से पर ये मृदा पाई जाती है। बहुत ही शानदार। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्न में से कौन सा एक अर्धचालक है? बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया भैया। चलिए, आप सभी के ऑप्शंस दिए गए हैं, तो यदि हम यहां पर बहुत ही आसानी से देख सकते हैं सिलिकॉन को। जी हाँ, सिलिकॉन परमाणु संख्या की यदि हम बात करें तो इसकी जो परमाणु संख्या होती है वो 14 होती है। और आप सभी को पता होना चाहिए सिलिकॉन जो होता है ये एक अर्धचालक के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल भैया, जितने भी साथियों का तीसरा वाला है बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा महायान बौद्ध धर्म
बौद्ध दर्शन तथा हीनयान बौद्ध दर्शन के बीच के सबसे अधिक बुनियादी अंतर को दर्शाता है। जात विहीन समाज, स्तूप पूजन, देव तथा देवियों की पूजा या अहिंसा पर बल। सभी साथियों को यहाँ पे ध्यान से देखना है। जितने भी मेरे साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है तीसरे का चुनाव किया है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। देव एवं देवियों की पूजा, बिल्कुल भैया ये जो है महायान बौद्ध दर्शन तथा हीनयान बौद्ध दर्शन के बीच के सबसे अधिक बुनियादी अंतर को दर्शाता है। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आप सभी को ध्यान से समझना है, पढ़ने का प्रयास करना है अच्छे से। यहां पर कथन ए में कहा जा रहा है सुक्रोज स्वाद में जो है मीठा होता है। ठीक है, सुक्रोज स्वाद में मीठा होता है, चलिए हम मान लिए ये मीठा होता है। अब कारण बताया जा रहा है सुक्रोज जो होता है ये इन्वर्टेज किण्वन को जीवित तंत्र में मौजूद होते हैं और इसी के द्वारा ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज में रूपांतरित हो जाता है। चलिए ध्यान से, आप सभी लोगों ने पढ़ लिया ना, अब बताने का प्रयास कीजिए भैया। तो यहां पर यदि हम बात करते हैं, जी हाँ, यहां पर यदि हम बात करें भैया सुक्रोज या टेबल शुगर, जी हाँ सुक्रोज या टेबल शुगर, जो कि दोनों क्या होते हैं, दोनों साधारण शर्करा होते हैं। जी हाँ भैया, दोनों साधारण शर्करा मतलब मीठे पदार्थ होते हैं। तो इससे आप सभी को ध्यान में रखना है। और वहीं पर यदि हम बात करते हैं भैया ऑप्शन नंबर जो है पहले का ए वाला, सुक्रोज स्वाद में मीठा होता है, ये कथन बिल्कुल सही है भैया। और वहीं पर बात करते हैं दूसरे वाले ऑप्शन की, तो ये कथन भी आपका बिल्कुल सही है। तो यहां पर यदि हम बात करें कथन के अकॉर्डिंग कारण का भी स्पष्टीकरण यहां पर किया जा रहा है। तो इस प्रकार से चौथा वाला ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है, क्योंकि दोनों जो है बिल्कुल सही तरीके से स्पष्टीकरण किए जा रहे हैं, क्योंकि दोनों मीठे पदार्थ हैं। चलिए बहुत ही शानदार, यहां पर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, ध्यान से देखिएगा। आप सभी का प्रश्न है निम्न में से आपको सही सुमेलित करना है। जी हाँ, आपके सामने दिए गए हैं प्रक्रिया और दूसरी तरफ दिया गया परिवर्तन। अब आपको इसमें सही मिलान करना है। वाष्पन का संबंध किससे होगा? द्रव का गैस में बदलना, गैस का द्रव में, या ठोस का द्रव में, या ठोस का द्रव्य में, या मेरे भाई आप सभी का पांचवा एक एक्स्ट्रा यहां पर दिया गया है द्रव्य का ठोस में। सभी साथियों को यहां पे राइट आंसर का चुनाव करना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न आप सभी के सामने है। ठीक है, तो यहां पर यदि हम बात कर लेते हैं भैया, जितने भी साथियों ने, देखिए वाष्पन को क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे वाष्पन को क्या बताया जा रहा है, तो वाष्पन को यहां पर जितने भी लोगों ने बताया है, बिल्कुल भैया वाष्पन जो होता है आपका द्रव का गैस में बदलना, ये वाष्पन होता है। बिल्कुल भैया ये परिवर्तन होता है। वहीं पर ऊर्ध्वापातन की यदि हम बात करें, ऊर्ध्वापातन की यदि हम बात करें, तो ये आपका बिल्कुल रिलेट कर रहा है तीसरे वाले से, ठोस का द्रव में परिवर्तन। बिल्कुल भैया। और वहीं पर यदि हम बात करें हिमीकरण की, तो हिमीकरण का संबंध होता है द्रव्य का ठोस में परिवर्तन होना। और वही गलन की यदि हम बात करें, तो गलन जितने भी लोगों ने बिल्कुल सामने बताया है, ठोस का द्रव्य में परिवर्तन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका सही भैया? एक हो गया, तीन हो गया भैया, ये एक से रिलेट कर रहा है, ये तीन से रिलेट कर रहा है, और ये आपका 5 से रिलेट कर रहा है, और ये आपका 4 से रिलेट कर रहा है। एक ऑप्शन यहां पर बेकार चला गया, गैस का द्रव्य में बदलना। ठीक है, ये आपको भ्रमित करने के लिए दिया गया था। तो यहां पर ऑप्शन नंबर आप सभी लोग चौथे को टिक कर लीजिए। बढ़ जाइए अपने अगले प्रश्न की तरफ। रासायनिक रूप में शुष्क बर्फ है, क्या है भैया? शुद्ध आसुत जल से बनी बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस सल्फर डाइऑक्साइड, या अधो शून्य तापक्रम में रखी बर्फ। तो आपको बताना है रासायनिक रूप में शुष्क बर्फ क्या है। तो भैया रासायनिक रूप में यदि हम शुष्क बर्फ की बात करेंगे, तो जितने भी साथियों ने यहां पर दूसरे वाले ऑप्शन को चुना है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, भैया बिल्कुल राइट है। भैया आप सभी का अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। मानव लाल रंग कणिका, जिसे हम लोग आरसीबी कहते हैं, आरसीबी औसत का जीवन काल है। लाल रक्त कणिका का जीवन काल भैया 3 से 4 दिन होता है, 120 दिन होता है, 12 दिन होता है, या कभी नहीं मरती है। क्या भैया ये इनफाइनाइट है, कभी नहीं मरती है? भैया जब शरीर जो है आपका इस धरती को छोड़ेगा तब तो मरेगी ना, तो कोई बात नहीं यहाँ पे, लेकिन जब तक जीवन काल है क्या ये तब तक जिंदा रहती है, कहने का मतलब ये है इसका। तो भैया यहाँ पर जितने भी साथियों ने ऑप्शन नंबर 120 दिनों का चुनाव किया है, मतलब कि 3 चौके 12,
मतलब कि 4 महीने तक जो है ये जिंदा रहती है। तो जितने भी साथियों का है ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। वैसे आप सभी को मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहता हूं। यदि आपको कभी मोर्चाया हुआ लोहा लग जाता है तो आप क्या लगवाते हैं? टिटनेस का सुई लगवाते हैं। तो वो जो टिटनेस का सुई लगवाते हैं उसमें जो दवा आपके अंदर जाती है सुई के माध्यम से, अब 4 साल के अंदर अंदर आपको कितना भी लोहा लगे, मुरझाया लोहा, वो आपको लड़ने की शक्ति देगा लगभग 3 से 4 महीने के लिए। या इसीलिए डॉक्टर अक्सर पूछते हैं अभी आपको जब लोहा लगा तो आपने इससे पहले टिटनेस की सुई कब लगवाई थी? तो भैया 3 से 4 महीने का जो उसका होता है बैकअप प्लान, मतलब बैकअप होता है, वो उतना कवर करता है। 3 से 4 महीने तक आपको लोहा लगेगा, अगर कुछ भी लगेगा, प्लास्टिक या लोहा कांच कुछ भी लगेगा, टिटनेस का सुई यदि आप लोगों ने 3 से 4 महीने के भीतर लगवाया है उसके अंतराल, तो आपको कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसी के साथ भैया ये क्लास होती है आपकी यहीं पर समाप्त। और आप सभी को आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करना ना भूलिएगा। और जितने भी लोग यहाँ पर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को शेयर कर दें। और भैया आप सभी से एक रिक्वेस्ट और है भैया कि आप सभी को आज शाम के समय 6 बजे जुड़ना है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और मस्ट क्लास आप सबकी वो रहने वाली है, तो जुड़ना मत भूलिएगा। तो सभी को जय हिंद, जय भारत, टेक केयर भैया, गुड बाय।